हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। जैसे हम अलार्म के अंदर एक सेल लगाते हैं, जो टीवी का रिमोट होता है वहां पर सेल लगाते हैं। तो यहाँ पर सेल का बेसिकली मीनिंग क्या है कि जो हमें करंट प्रोवाइड करता है। अलार्म के अंदर जो सेल होता है उसमें जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और वो मैकेनिकल एनर्जी जो अलार्म की नीडल्स होती है उनको मूव करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल ले रही है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मींस जिस सेल की केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो अब देखो फिजिक्स के अंदर जो सेल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। एक बड़े वाला टर्मिनल लेंगे और एक छोटे वाला टर्मिनल। जो बड़ा टर्मिनल होगा उसको हम दिखाते हैं पॉजिटिव से, और जो छोटे वाला टर्मिनल है उसको हम दिखाते हैं नेगेटिव से। अब ये तो हो गई सेल का जस्ट सिंबल। एक्चुअल में सेल कैसी होगी, जो सेल है उसको हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर नहीं आएगी कि सेल एक्चुअल में क्या है। सेल के अंदर हम क्या लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होगा, दो मेटल की रोड ले लेंगे। जैसे हमने ले लिया जिंक और कॉपर, जिंक की रोड ले ली, एक कॉपर की रोड ले ली। तो यहाँ पर हम दो रोड लेते हैं, ये हमने दो रोड ली, कोई भी दो मेटल्स की हो सकती है, जैसे यहाँ पे जिंक और ये कॉपर की हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स। एक होगा इनमें से कैथोड, कैथोड जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और दूसरा होता है एनोड, एनोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को ऐसा नहीं कि बिकर में हम एज इट इज रख देंगे। बिकर के अंदर पहले एक सॉल्यूशन लेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप कर देंगे। जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोड्स को प्लेस कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया डाइल्यूटेड फॉर्म में। ठीक है, H2SO4 ले सकते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो इस तरह से सेल बनती है। फिर यहाँ पर जो आयंस मूव करेंगे, आयंस मूव करेंगे एक इलेक्ट्रोड से लेकर दूसरे तक। जैसे यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर गए, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मींस करंट कैरियर्स मूव करेंगे, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, फिर करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से ये सेल होती है। तो सेल के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो इलेक्ट्रोड्स होंगे और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो हमें पढ़ना है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब उस सेल के अंदर जो कुछ भी है उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये नहीं है, ये रेजिस्टेंस इससे बाहर का नहीं है, इस सेल का खुद का है। जैसे कई बार हम काम कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंटरनल के अंदर जो बहुत सारी वीकनेस होती है, हम मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो हमारी इंटरनल वीकनेसेस की वजह से, हमारी एडिक्शंस की वजह से हम अपना काम नहीं कर पाते। तो उसी तरह इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल के अंदर का रेजिस्टेंस होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस का अगर हम सिंपल मीनिंग बोले तो रेजिस्टेंस का सिंपल मीनिंग क्या होगा, रुकावट। जो करंट कैरियर्स के मूव करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मींस जो रुकावट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं।
तो यहाँ पर वो रुकावट कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको हम दिखाते हैं स्मॉल आर से। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे दिखाएंगे? स्मॉल आर से। और इस सेल के साथ हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? यहाँ पर छोटा सा ऐसे रेजिस्टेंस दिखा दो, उसके नीचे लिख दो आर, और इसको एक बॉक्स में क्लोज कर दो, डॉटेड बॉक्स में। बॉक्स में क्लोज करने का रीजन है कि ये जो रेजिस्टेंस है इस सेल के बाहर नहीं है, इन दो टर्मिनल के बीच में है। अब बीच में रेजिस्टेंस हम सर्किट के अंदर दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने बाहर दिखा के बॉक्स में क्लोज कर दिया, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब जो ये आर है किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? आर डिपेंड्स अपॉन, कौन से वो फैक्टर्स होंगे जिन पर ये आर डिपेंड करेगा? अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू के अंदर, जो या तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी, कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। वहां पे ऑप्शन दिया मिलेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए वो सारे फैक्टर्स जिस पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। देखो सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाई ए। रो फॉर नेचर ऑफ मटेरियल, तो यहाँ पे नेचर दो चीजों का होगा, इलेक्ट्रोड्स का और इलेक्ट्रोलाइट का होगा। थर्ड है लेंथ, तो तीसरा हो गया लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स। लेंथ का मतलब यहां पर लेंथ के बजाय बोल लो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस। अब देखो अगर इन दोनों के बीच ज्यादा डिस्टेंस होगी तो यहाँ पर कैरियर्स को मूव करने के लिए कहाँ से कौन सा पाथ मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट को क्रॉस करेंगे, बार बार उनके अंदर कोलिजन होगा और उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। फोर्थ है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन दूसरे तक पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, कि जो सेल का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेल को अगर हम 5 वोल्ट की लेकर आते हैं तो वो 5 वोल्ट ही देगा, कुछ वोल्ट वो खुद कंज्यूम कर जाएगा। ठीक है, अगर 5 वोल्ट की सेल लेकर आते हैं तो उसमें से हाफ वो खुद कंज्यूम करके 4.5 वोल्ट रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो खुद के रेजिस्टेंस की वजह से खुद की वोल्टेज को ही कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, अब कैसे करती है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि दो टाइप की सेल है, एक सेल तो बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, अभी अभी हमने प्रिपेयर की है और उसका रेजिस्टेंस देखते हैं। दूसरी सेल जिसको हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, ओल्ड सेल है। ठीक है, एक तो है हमारे पास न्यू सेल और एक है ओल्ड सेल। इन दोनों में से रेजिस्टेंस किसका हाई होगा? तो जो न्यू सेल होती है उसका रेजिस्टेंस होता है लो और ओल्ड सेल का रेजिस्टेंस होता है हाई। ऐसा क्यों होता है? देखो, जो न्यू सेल होती है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशली प्रिपेयर है। जैसे उसको हम यूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, मतलब वो ओल्ड सेल बनती जाएगी। तो जितना भी ये केमिकल्स होता है, जो इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल है, जो इलेक्ट्रोलाइट का मटेरियल है, तो वो जो केमिकल्स है वो इलेक्ट्रोड्स पर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके वो डिपॉजिट हो जाएगा और डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पर जो करंट कैरियर्स की मूवमेंट है ये उसको अपोज करेगा।
ठीक है, और इसी वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो यहाँ पर ओल्ड सेल का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है इन कंपैरिजन टू ए न्यू सेल। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हम देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ए सेल, कोई भी सेल है उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, हम एक सेल लेते हैं, वो जितने वोल्टेज की सेल है, जो ये बोलेंगे कि ये इतने वोल्टेज की सेल है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये इसकी 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ होगी ये तब होगी जब उस सेल के अंदर से कोई करंट नहीं निकल रहा है। जब किसी भी सेल के अंदर से कोई करंट नहीं निकलता है तो उस टाइम पे उस सेल की जो वोल्टेज है उसका नाम हो जाता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कितना मैक्सिमम वो वोल्टेज दे सकती है। जब करंट 0 होगा तभी हमें पता चलेगा कि वो मैक्सिमम इतनी वोल्टेज दे सकती है। अगर हम इस सेल के अंदर से करंट फ्लो करवा देते हैं, मीन्स करंट की वैल्यू अब 0 नहीं है, इस सेल में से करंट निकलना जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उस टाइम पे इसकी जो वोल्टेज होगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको हम दिखाएंगे V से, ईएमएफ को दिखाएंगे E से और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाएंगे V से। अब V की वैल्यू लेस देन 5 वोल्ट होगी। V की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5 वोल्ट। मींस जो ईएमएफ है, ईएमएफ इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ी होती है ईएमएफ। अब ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और ये कम क्यों होती है। देखो, इसको अगर हम थोड़ा सा और इजी एग्जांपल में समझे तो इसका मतलब ये है कि हम एक शॉप पर जाते हैं, एक शॉप पर गए तो वहां पे हमने शॉपकीपर को बोला कि हमें एक सेल चाहिए 5 वोल्ट की, तो वहां से हमने 5 वोल्ट की एक सेल परचेज कर ली। ठीक है, हम 5 वोल्ट की सेल लेकर, मान लेते हैं कि वो हमने 5 रुपए की खरीद ली। ठीक है, 5 रुपए में हमने ले ली। जब घर आके हमने उस सेल से करंट यूज किया, मतलब उस सेल को सर्किट के अंदर कनेक्ट किया, वहां से जब करंट फ्लो हुआ तो हमें पता चला कि वो तो सिर्फ 4.5 वोल्ट की है और हमारे रुपीज भी कितने पूरे हुए, 4.5 रुपीज। जो 50 पैसे का लॉस है वो हमें हो गया। क्यों हो गया, अब जो शॉप वाला उसने तो हमें 5 वोल्ट की ही सेल दी थी, तो वो फिर 4.5 वोल्ट की कैसे बन गई, या फिर 4.3 वोल्ट की कैसे बन गया, 4.8 वोल्ट की कैसे बन गई। तो ये डिक्रीज क्यों हो जाती है जब हम इस सेल में से करंट लेते हैं। तो इसका रीजन होता है इसका खुद का रेजिस्टेंस। ठीक है, जब ये सेल जैसे ही सर्किट में कनेक्ट हुई इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसका खुद का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में इसको कुछ वोल्टेज लगेगी। खुद वोल्टेज, थोड़ी सी वोल्टेज है खुद कंज्यूम कर लेगी और बाकी वोल्टेज हमें मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज होती है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, देखो इसके अंदर हमने एक सेल ली। ठीक है, यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम बॉक्स के अंदर क्लोज कर देते हैं। जो ये सेल है इसकी ईएमएफ है ई और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने लोड लगा दिया है, लोड, इसको हम बोलते हैं लोड या फिर बोल दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर लोड का मीनिंग क्या होता है, लोड जो वर्ड है इसका मतलब होता है जहां पर हमें करंट की रिक्वायरमेंट है। अगर इस सेल से हम एक बल्ब ऑन कर रहे हैं तो बल्ब लोड बन जाता है क्योंकि वहां पे करंट की जरूरत है। अगर हम फ्रिज चला रहे तो फ्रिज लोड बन गया है, एसी चला रहे एसी लोड बन गया, फैन चला रहे फैन लोड बन गया। तो लोड का मतलब होता है जहां पर करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जहां पे करंट की रिक्वायरमेंट है बल्ब लगाएंगे उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, इसलिए हम उसको रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई।
और यहाँ पर अब इस सेल के अंदर से करंट निकलेगा I, और यहाँ पे भी I गया, इसके अंदर भी I आ, तो इसके अंदर जो वोल्टेज फ्लो कर गई वो होगी IR। ठीक है, अब यहाँ पे भी करंट कितना जा रहा है I। अब ये सर्किट के अंदर हम क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं, यूजिंग KVL, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL के अकॉर्डिंग हम यहां से चलते हैं, देखो हमारी मोशन की डायरेक्शन है इस तरफ, ऐसे चल रहे हैं हम, यहां से चले, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो -IR, फिर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है -I r, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर गए तो +E = 0। ये KVL है। अब जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, ये जो साइन कन्वेंशन हमने कैसे यूज किया है ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ से E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR + IR, जो IR है इसको हमने बोला है V, तो ये हो गया IR। V क्या है यहाँ पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर V की वैल्यू निकालनी हो तो E - IR आ गया, तो ये V मिल गया हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब ये वही 4.5 वोल्ट है, 5 वोल्टेज की बैटरी, जिसमें से कुछ वोल्टेज ये खुद कंज्यूम कर गई और हमें कितनी मिली, V मिल गई। हमें E नहीं मिलती, हमें मिलती है V, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है। ये कब है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब जो सेल है वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। जब उस सेल के अंदर से हम करंट कंज्यूम कर रहे हैं, हमें करंट मिल रहा है, हमें मतलब हमें नहीं, अपरेटस को करंट मिल रहा है। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे इसकी इक्वेशन बनती है ये वाले। अब इससे पहले हम देखते हैं EMF है, किसी भी सेल की EMF किस पर डिपेंड करती है। ये भी MCQ के अंदर क्वेश्चन आता है कि कोई भी सेल होती है उसकी EMF किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो EMF किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, EMF डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और सेकंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दो ही चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पर और इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर। ना एरिया पे डिपेंड करेगी, ना डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी। ना इससे फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रोलाइट कम है या फिर ज्यादा है, सिर्फ डिपेंड करती है नेचर के ऊपर। EMF डिपेंड करती है ओनली ऑन नेचर। ठीक है, अब ये वाला जो था इक्वेशन थे, इसको हम सर्किट इक्वेशन भी बोलते हैं, सर्किट इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर इस सर्किट इक्वेशन से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ जाए, यहां से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से निकाल लो R। कैसे कैलकुलेट करेंगे, E - V/I = R आ गया। E V को इस साइड ले आएंगे -V, और I को डिवाइड में ये होगा। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = होता है IR, I = V/R। पुट कर दो, E - V पुट करो, VR = R। यहां से आ गए E/V -1 R और R। ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, कि अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें EMF पता होनी चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए, और लोड पता होना चाहिए, मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम का है। तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ये इक्वेशन कब थी, जब सेल डिस्चार्ज हो रही है। सेल डिस्चार्ज होगी मतलब उसके अंदर से करंट निकल रहा है। देखो एक सेल डिस्चार्ज होती तो यहां से करंट निकलता है, ठीक है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट निकला I एंटर कर गया, और इसके अंदर भी करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली, जब सेल क्या हो रही है, डिस्चार्ज।
डिस्चार्ज होगी। तो बाहर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। दूसरा केस, अब इस सेल की चार्जिंग खत्म हो गई, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। दोबारा से इसको चार्जर लगाओ, बैटरी से कनेक्ट करो, ठीक है। जब हमें इसकी चार्जिंग करनी हो, चार्जिंग करने के लिए हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। मतलब जो बैटरी है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर उस टाइम पे करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, ये आर है, ये स्मॉल आर है। जब हम चार्ज करेंगे तो करंट इसके अंदर एंटर करेगा, ठीक है, करंट इसके अंदर एंटर करेगा और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। सर्किट को तो छोड़ दो, सर्किट में करंट की डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ से मतलब है कि जब हम इसको चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर हमें करंट देना पड़ेगा, तभी तो ये इस करंट को स्टोर करके रखेगी। और चार्जिंग के टाइम पे सेल के अंदर भी करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले था नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इस सेल की ईएमएफ किसके इक्वल होगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस सेल की ईएमएफ किसके इक्वल होगी उस टाइम पे। ईएमएफ मीन सबसे पहले हम इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कि उस टाइम पे इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई प्लस आई आर। जो ये V वोल्टेज से हम इसको चार्ज कर रहे हैं, बैटरी से जो हमने इसको पोटेंशियल दिया है V, मतलब इसको हमने जो चार्ज कर दिया। अब यहाँ पे लगा दो, लोड की जगह हम यहाँ पे लगा देते हैं बैटरी। इस बैटरी से जब हम इसको चार्ज करेंगे तो हमें कितनी वोल्टेज देनी पड़ेगी। देखो इस सेल की ईएमएफ है E और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर बीच में है, तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम भी करना पड़ेगा। मतलब ये जो बैटरी अगर 5 वोल्ट की है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही थी वो थी 0.5 वोल्ट, तो जब हम इसको दोबारा चार्ज करेंगे तो उस टाइम पे हमें इसको 5.5 वोल्ट से चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। कितने से चार्ज करेंगे, 5.5 वोल्ट से चार्ज करेंगे, क्योंकि 0.5 वोल्ट तो इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है और हमें कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ से कम होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टडी किया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे जो बहुत सारी सेल्स होंगी उनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, कितनी ईएमएफ बनेगी, मिक्स करेंगे तब कितनी ईएमएफ बनेगी। इस यूनिट्स की जो पीडीएफ है, सभी के सभी नोट्स की पीडीएफ, इस यूनिट के कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ की वीडियो हमने अपने चैनल पे डाल दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।